दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झकझोर मेहनत में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी बायोलॉजी की इस मास्टर क्लास की श्रृंखला में पोषण के बारे में समझेंगे। क्या है पोषण? हम जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल और अन्य फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसी में इनका पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है और ये हमारे शरीर को किस प्रकार सहायता करते हैं, ये हम समझेंगे आज। ठीक है, अब देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इन तीनों का पाचन होता है। तो फिर बचता है विटामिन, खनिज, लवण और जल और फाइबर। ये रुक्षांश फाइबर से ले लीजिए आप। इनका क्या होता है? तो ये देखिए, इनका अवशोषण होता है। अब आप सोच रहे होंगे पाचन और अवशोषण में क्या अंतर है। पाचन में क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं तो उसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, उसके बाद में पेट में, और पेट से जाके आंत में, छोटी आंत में इसका कंप्लीट पाचन होता है। और ये पाचन लगभग 90% के आसपास कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अवशोषण कैसे होता है? आपने सुना होगा विटामिन के बारे में, विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B12, B6 सुना ही होगा। वैसे ही जैसे फाइबर और जल तो खैर सभी पीते हैं, इनका अवशोषण होता है। अब एक प्रश्न बनता है कि जल का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो लोग आमाशय समझ लेंगे, आमाशय पेट को आमाशय से लेके चलते हैं, लेकिन नहीं, जल का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? आपने सुना होगा पोषक न्यूट्रिएंट्स सुना होगा, अर्थात भोजन में वे पदार्थ जो शरीर को बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं शरीर को? पोषण में आता है आपका आयरन। कई लोगों में सुना होगा आयरन की कमी। जो हमारा रक्त होता है वो लाल क्यों होता है? हमारे रक्त में एक हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, उसमें ही जो हीम जो होता है, हीम, उसके कारण हमारा रक्त लाल होता है। अब भोजन की बैलेंस डाइट के बारे में समझेंगे। आप कभी भी खाना खाने बैठना तो खाने में क्या क्या होना चाहिए? आपके खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, मतलब सलाद होना चाहिए। ठीक है, और जो अंकुरित अनाज होना चाहिए, ग्रेन्स होना चाहिए। ठीक है, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होना चाहिए, जैसे आप पनीर की सब्जी खाते हैं या कोई छोटी सी मिठाई हो। एक बैलेंस प्लेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यदि आप नॉन वेज हैं तो फिश भी खा सकते हैं, मीट भी, और नॉन वेज नहीं है तो उसका एक अच्छा ऑप्शन है कि आप नट्स ले लीजिए, जैसे बादाम, अखरोट। अखरोट खाने से भी दिमाग तेज होता है, बादाम खाने से भी दिमाग तेज होता है, तब ठीक है, फिर हमें नट्स भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, OMG। ठीक है, और क्या होना चाहिए? इसमें फैट्स एंड शुगर्स भी होना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप खाना खा रहे हैं, मान लो आपने चावल ले लिया, एक प्लेट है, प्लेट में आपने चावल रख लिया, ऊपर से दाल डाल ली, तो चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, दाल क्या है? प्रोटीन है। उसके ऊपर घी डाल लिया, फैट्स भी हो गया। साथ में कुछ सलाद ले लिए, दही का प्लेट ले लिया, एक दही ले लिया। ठीक है, और कुछ अगर वेजिटेरियन है तो नट्स ले लीजिए, और नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश भी खा सकते हैं। फिश में भी अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अब हम समझेंगे पोषण के प्रकार के बारे में। तो पहला क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब होता है, जैसे आप तो खैर नहीं पढ़े होंगे, अर्थव्यवस्था होती है, एक माइक्रो अर्थव्यवस्था, एक मैक्रो अर्थव्यवस्था। मैक्रो अर्थव्यवस्था में जो होता है वो हम समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं। माइक्रो में मतलब कोई कंपनी है, उसकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, कोई कोचिंग है वो कैसे ग्रो हो रही है, ठीक, उसके ऊपर अध्ययन, वो माइक्रो है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स
एक जीवित प्राणी को उपापचय प्रणाली के कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये मतलब हम लोग क्या हैं, हम लिविंग बीइंग हैं, ठीक है, हम जीवित प्राणी हैं, तो हमें अपने उपापचय प्रणाली के कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इसको हम समझते हैं ये क्या है। ऐसे अगर आप पढ़ लेंगे उपापचय प्रणाली तो एक इमेज भी क्रिएट होना चाहिए आपके दिमाग में। उपापचय से क्या होता है, हमने आपको बताया था, इससे पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं लीवर से संबंधित, उसमें आपको पढ़ाए थे कि कैसे लीवर, खून का जो अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में हमारी में, वो लीवर तक जाता है, उसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, लीवर डिटॉक्स करके खून को बॉडी में ब्लड में भेज देता है, ठीक है। जब वही ब्लड हमारी कोशिकाओं में जाता है तो उसे बोलते हैं ये शोंगीकरण। तो शोंगीकरण में क्या होता है, जैसे हमारी कोशिका है, आपने कोशिका चैप्टर पढ़ा होगा, ये कोशिका, इसमें एक केंद्रक है, केंद्रक के अलावा इसमें ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, छोटी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम चित्र, ये है कोशिका, ठीक है, इसमें ये हो गया केंद्रक, केंद्रक में क्या होते हैं, डीएनए, ये डीएनए होगा, डीएनए, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, एक बॉडी में कई एक सेल्स में कई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती हैं, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है उसे एटीपी में बदल देती हैं, एटीपी में। और यही एटीपी से जब हम, जैसे मान लो कई लोग जिम जाते हैं, तो जिम जाने के क्रम में क्या करते हैं, वो बड़ा बड़ा डंबल उठा रहा है, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो एटीपी खर्च होती है। जब ज़्यादा एटीपी खर्च होती है तो वो मसल्स के रूप में आपकी बॉडी में एकत्रित होती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। या फिर हम जो सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते देखना आपका शरीर हीट हो जा रहा है, तो वो हीट क्या है, एक ऊष्मा है। और मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का तापमान इसी के कारण होता है, आप देख लेना पिछला वीडियो, ठीक है, आप समझ गए होंगे इतना। अब ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, नंबर 2 पे हम आ गए हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व उपापचय के लिए आवश्यक घटक प्रदान करते हैं। इनका क्या कहा है, उपापचय के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ये उपापचय के लिए आवश्यक घटक प्रदान करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, फाइबर, ये कौन प्रदान करता है, ये जो होते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व इन्हें हम बोलते हैं। अब इनका काम क्या होता है ये देखते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों का निर्माण तथा मरम्मत भी करते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतकों से मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं या कोई अंग होता है उसको मरम्मत करने में इनका काम होता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, और इनमें क्या होता है, मिनरल्स में जैसे आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है। हाँ, अभी हमने ये पढ़ा था कि एक होता है पाचन, एक होता है अवशोषण पढ़ा था ना, ठीक है। अवशोषण मतलब छोटी आंत अवशोषित करती है। लेकिन आपने कभी कोई डॉक्टर का वीडियो देखा होगा तो उसने कहा होगा आपसे, डॉक्टर से संपर्क किया होगा, नहीं आप देख लेना यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च कर लेना, कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फल ना खा के क्या करते हैं, बनाना शेक पी लिया, ठीक है, मैंगो शेक पी लिया, डायरेक्ट फल नहीं खाए हम लोग। जब हम फल नहीं खाते हैं तो हमें ग्लूकोज तो मिल जाता है और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, मिनरल्स वगैरह, लेकिन जो फाइबर जो होता है, फाइबर ये हम देखते हैं, ये जो फाइबर है, ये फाइबर स्किप हो जाता है। इसके कारण हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है सही से काम नहीं कर पाता। अब हम आपको ये बताते हैं, इसमें ये तो लिखा है कि अवशोषण में, लेकिन सही मायने में फाइबर का अवशोषण नहीं होता है। फाइबर छोटी आंतों की सफाई करता है और मल को बांधने में, मल को एकत्र, जो हम मल त्याग करते हैं, मल को एकत्रित करने में काम करता है। आप कैसे समझिए, आपके घर पे आपकी मम्मी या भाई बहन जो भी हैं, रोज देखना घर में झाड़ू लगाते हैं ना झाड़ू, ताकि घर साफ सुथरा बना रहे। इसी प्रकार हमारी बॉडी में हम जो फाइबर्स लेते हैं, फाइबर्स क्या लेते हैं, वो सेल को साफ करने का काम कर, उसको आपकी आंतों को साफ करने का काम करते हैं, मतलब उनमें झाड़ू लगा रहे हैं। तो अब इसे कैसे याद रखें, जब भी आपकी मम्मी या भाई बहन जो भी झाड़ू लगाएं, या आप भी खुद लगाते हो, तो ये सोचना, ये जो झाड़ू है ना, हम लोग फूल झाड़ू वगैरह, वो झाड़ू नहीं है, वो फाइबर्स हैं, ये समझो। और कोशिश करना कि जब कभी फल खाएं तो फल के जूस के बदले आप सीधा फल खाना ही प्रेफर करेंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कौन कौन होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है, और तीसरा होता है फैट। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मिनरल्स विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। आज इन्हें समझ लेते हैं। ये देखिए, ये शर्करा है, इसे ही ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, शर्करा को, इसे आप बहुत अच्छे से अभी समझ जाएंगे 2 मिनट में। ये लो, ये शुगर है, ये कैसे ब्रेक डाउन होती है ये समझते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में 3 शर्करा होती हैं। एक तो ग्लूकोज होता है, जो आप भोजन से आप ले रहे हैं, वो धीरे धीरे टूट जाता है, वो क्या है? ग्लूकोज है। आपने कभी ग्लूकोज का पाउडर भी पिया होगा। दूसरा होता है फ्रक्टोज होता है, जो हमें फलों से मिलता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि शहद में कौन सा शुगर्स होता है? ग्लूकोज होता है कि फ्रक्टोज होता है कि गैलेक्टोज होता है? शहद में एक शहद। अच्छा, हमारे यहाँ शहद को महू को बोलते हैं। और दूसरा है गन्ना। गन्ना, गन्ना में क्या होता है बताइए आप लोग। तो गन्ना जो है वो टेबल शुगर होता है, ये ग्लूकोज ही टेबल शुगर है। और जो शहद जो है ना, शहद में लोग गन्ना और शहद में कंफ्यूज हो जाते हैं। शहद में तो फ्रक्टोज ही होता है, जबकि गन्ने में ग्लूकोज होता है। और जो हम लोग दूध पीते हैं, आपने कभी दूध पिया होगा, सभी ने पिया होगा वो तो। जो हम लोग दूध पीते हैं, तो देखना दूध में अगर आप चीनी भी नहीं डालो, आप शक्कर भी नहीं डालो दूध में, तो भी दूध हल्का हल्का मीठा लगता है। वो यही गैलेक्टोज की वजह से होता है। ये शुगर्स हैं, और शुगर के सबसे सरल रूप हैं। ये देखिए, इधर लिखा है, ये देखिए, शर्करा जो है सबसे सरल रूप है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, सरल रूप है। ये होता है शुगर एक। जब 2 शुगर मिल जाती हैं तो उसे, जब दो शुगर मिल गई तो उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं। हम इसे याद करवा देंगे, अब निश्चिंत रहिए, हम ट्रिक देके सब याद करवा देंगे आपको। अब डाइसैकेराइड जो होती है, डाइसैकेराइड क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाए तो सुक्रोज बन जाता है, जिसे टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, एक है लैक्टोज, ये है गैलेक्टोज, ये है लैक्टोज। ठीक है, जब ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिल जाए तो लैक्टोज बनता है, और जब ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ही मिले तो माल्टोज बनता है। अच्छा, माल्टोज को तो अभी हम आपको समझा देते हैं। आपने गांव देहात में देखा होगा, अभी तो हम लोगों के यहाँ जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना बनता है, पर गांव देहात में आपने देखा होगा हमारी मम्मी वगैरह क्या करती हैं, एक पतीला लेती हैं, उससे चूल्हा पे चढ़ाती थी और उसमें लकड़ी दे के चावल को बनाती थी। चावल बन गया ये, उसके ऊपर कुछ पानी जम जाता था, पानी, उसे पतीला में ढक्कन लेके कहीं भी जहाँ बाथरूम होती है या सिंक होता है वहाँ क्या करती थी, पानी को निकालती थी। तो जो पानी को जो निकालती थी बाहर चावल से, वो होता है मंड, उसे ही माल्टोज कहते हैं। अब क्या होने लगा, आजकल हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं तो वहाँ मंड नहीं निकल पाता है। ठीक है, इससे शुगर बढ़ती है। जिन लोगों को शुगर है उन्हें इसी तरह चावल पकाना चाहिए जैसे कि हमारे गांव देहात में पकता था। अब ये देखते हैं, ये तो आप माल्टोज क्या है, 2 बार ग्लूकोज मिल जाए, 2 बार ग्लूकोज मिल जाए तो माल्टोज है। ठीक है, आपको चावल के एग्जाम्पल से याद रहेगा, नहीं फिर एक आध बार घर में ऐसे चावल बनवा लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ये परमानेंट याद हो जाएगा। नहीं बनवाना हो तो याद कर लेना, आपकी मर्जी। अब हम देखते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज से बनता है। एक बात बताइए, आपने यहाँ पटना में गांधी मैदान है, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ कोई ना कोई ऐसा जगह पार्क होगा, लोग आते जाते होंगे। तो क्या है, जिस लड़के को जीएफ मिल जाती है तो वो लड़का तुम्हें बहुत सुकून में दिखता है, लगता है कि इससे ज़्यादा सुकून में दुनिया में क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास जीएफ है। ठीक है, तो आप दुखी हो जाते हैं। तो सुक्रोज से समझ लीजिए सुकून है, किसकी वजह से? जीएफ की वजह से। जीएफ की वजह से क्या है? सुकून।
सुकून। तो ये सुकून को समझिए सुक्रोज है, जी को ग्लूकोज और एफ को फ्रक्टोज। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए हों। हाँ, अब लैक्टोज को कैसे याद रखें। आप कभी अपने बहन के घर में गए होंगे, बहन को हमारे यहाँ बोलते हैं जीजी, हम भी अपनी बहन को जीजी बोलते हैं। बड़ी दीदी, बड़ी जीजी, छोटी जीजी, दीदी नहीं जीजी, तो जीजी बोलते हैं। ठीक है, अब जब आप बहन के घर पर जाइए तो बहन क्या, बाकी सब रिश्तेदारों के यहाँ जाइए तो आपको चाय मिलेगी, लेकिन बहन के यहाँ जाएंगे तो रात में जब आप खाना खाएंगे आपको दूध भी मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा। और ये लैक्टोज क्या होता है, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, जीएल और जीएलटी से मिलके बनता है का लैक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, आपको याद हो गया होगा लैक्टोज कैसे बनता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिला देंगे तो लैक्टोज बन जाएगा। और कहाँ मिलता है, जीजी के घर में जो दूध मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, आपको याद हो गया होगा। सुक्रोज अर्थात सुकून, सुकून कैसे, जीएफ के माध्यम से। लैक्टोज मतलब जीजी के घर में गए दूध मिला तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। माल्टोज जब आप चावल बनाते हैं तो आपकी मम्मी लोग मंड निकालती थी, माल्टोज। उम्मीद है आपको याद हो गया है। अब हम समझते हैं पॉलीसैकेराइड। आप कभी दुकान पे गए होंगे, दुकान पे गए होंगे तो कोई बहुत सारा सामान खरीदा होगा, तो उसे किस में रखते हैं, पॉलीथिन में रख के ले आते हैं। तो उस पॉलीथिन का नाम क्या है, वो पॉलीथिन वास्तव में पॉलीएथिलीन है, मतलब कई एथिलीन मिलके पॉली कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा। तो पॉली मतलब बहुत सा, बहुत सी, सैकेराइड मतलब शुगर। जब बहुत सी शुगर मिल जाती है तो उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे स्टार्च है, आपने शकरकंद खाया होगा, आलू खाया होगा, उसमें जो शुगर रहता है वो भी मुंह में रखना हल्का सा मीठा लगता है। हम कई बार आपको सेम उदाहरण देकर इतना समझाते हैं कि चीज़ें, यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि आपको बेसिक जानकारी है या नहीं। मतलब परीक्षा का एम क्या होता है कि एक ऐसे सदे हुए इंसान को लेना जो चीज़ों के बारे में जानता हो, समझता हो। कोई बहुत बड़ा पीएचडी करने वाले को ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। ठीक है, तो इसे कैसे हैं, जैसे इसका सूत्र होता है C6H10O5, रुको इसे हटा देते हैं, C6H10O5। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट करके जो एन लगा रहे हैं, मतलब एक का तो ये हो गया, जैसे एन टाइम जो हम जोड़ते हैं उसे इसका सूत्र होता है। जिन लोगों का एग्जाम मतलब बहुत हार्ड होता है, जैसे ग्रुप डी जैसा, लोग कहेंगे ग्रुप डी बहुत सरल है, पूछा जाएगा, आप देख लेना आ जाएगा क्वेश्चन ग्रुप डी में। ये ग्रुप डी के 100 शिफ्ट होते हैं। हमने आपको अपना जो स्ट्रेटजी वीडियो है कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, उसमें बताया है ग्रुप डी का एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होता, 100 शिफ्ट में होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं। तो पौधों में बार बार बनने वाले स्टार्च से क्या होता है, वही जैसे वो स्टार्च है। आपने कभी गांव देहात में मूली देखा होगा, मूली, मूली भी हम लोग खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं, स्टार्च खाते हैं कि सेल्यूलोज? कमेंट में आंसर दीजिए। छोड़िए आप क्या कमेंट में आंसर देंगे, मैं बता ही देता हूँ। हम लोग स्टार्च खाते हैं, सेल्यूलोज नहीं खाते। जब वही मूली धीरे धीरे लकड़ी सा बन जाता है, टाइट हो जाता है, तो सेल्यूलोज में परिवर्तित होने लगता है। अगर हम लोग सेल्यूलोज का पाचन करने में सक्षम होते तो दुनिया में कभी भुखमरी जैसी समस्या नहीं होती। इतना पेड़ है जो, वो क्या है, सेल्यूलोज ही तो है। जानवर खा लेते हैं लेकिन हम नहीं खा पाते हैं, इसलिए हम प्रोटीन, कार्ब को और इसको फैट को इसी फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में ले लेंगे, लेकिन सेल्यूलोज के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ये हमारे बस से बाहर है। ठीक है, ये देखिए, पौधों में भोजन संग्रहण जो होता है लवक के रूप में होता है। अब लवक क्या है, प्लास्टिड बोलते हैं, आपने क्लोरोप्लास्ट वगैरह सुना होगा। अब मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होते हैं, एक तो आपने हरित लवक तो सभी ने सुना होगा, जो बच्चा आज माता के गर्भ में भी होगा उसने भी हरित लवक सुन लिया होगा, 100% सुन लिया होगा उसने भी। लेकिन आपने 2 लवक नहीं सुने होंगे, या सुने भी होंगे पर समझ लीजिए यहाँ। एक होता है अवर्णी लवक, मतलब वो कलर, मतलब कोई कलर ही नहीं होता, रंगहीन लवक होता है। एक होता अवर्णी लवक, कैसा, अवर्णी।
एक होता है बरनी लवक। अच्छा, बरनी से मुझे ध्यान आया, ये गुजरात में कोई अक्षरधाम करके मंदिर है, वो कोई महात्मा ऐसे थे, उनका बरनी ही नाम था, नीलकंठ बरनी। नीलकंठ बरनी के नाम पे अक्षरधाम है जो गुजरात में है। अगर आपके जीके में क्वेश्चन आए तो पूछ लेना, ठीक है, मतलब लगा देना गुजरात में कौन से राज्य में है, यही पूछा जाएगा। तो बरनी मतलब क्या होता है? वर्ण, जो कलर हो, कलरफुल हो। अबरनी कलरलेस हो। तो आपने आलू खाया होगा, आलू, शकरकंद खाया होगा, इनका कोई कलर नहीं होता अंदर में देना, मतलब ये कलरलेस होते हैं। तो पौधे जब ज़्यादातर भोजन का स्टोर करते हैं इसी में करते हैं, अबरणी में, ठीक है। लेकिन आपने फूल देखे होंगे, फूल, ठीक है, ये फूल कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं ना। फल हैं, वो क्या है? कलरफुल है। तो उनमें कौन सा प्लास्टेड होता है? कलरफुल, अर्थात बरनी लवक होता है, ठीक है। आप कभी उसकी दुकान पे जाना, फ्रूट जूस मत पीना, फ्रूट सलाद खाना, तो उसमें कहना जाओ बरनी लवक वाला फल दो हमें। वो तो नहीं समझ पाएगा, पर आप याद कर लोगे ऐसे। जो एक हमारा जो लीवर है, आप लीवर टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने उसे सेपरेट अलग वीडियो बनाया। जहाँ से जिस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे वो भले ही छोटे होंगे, मैं उनका सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। तो ग्लाइकोजन है, जैसे ग्लाइकोजन क्या है? यकृत में भंडारण होता है, अर्थात लीवर में। अच्छा, ये बताइए, लीवर में ग्लाइकोजन को जमा करने के लिए एंजाइम जिम्मेदार होते हैं कि हार्मोन्स? बताइए। तो आप एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना। हालांकि मैं बता देता हूँ, इसमें हमारे अग्न्याशय से एक हार्मोन निकलता है, और अग्न्याशय के भी बीटा सेल से निकलता है, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ये सेलुलोज तो हम खा नहीं सकते। अच्छा, भोजन में सर्वाधिक कैलोरी वसा में मिलती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा श्रीमान, और ठीक है, भोजन में सर्वाधिक कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट हम सी लिख देते हैं। भोजन में सर्वाधिक कैलोरी प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। और भोजन में सर्वाधिक कैलोरी फैट से मिलती है, चौथा। और भोजन में सर्वाधिक कैलोरी मिनरल्स से मिलती है। मिनरल्स तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत इंप्रेसिव रहते हैं हम लोग मिनरल्स। ऐसा लगता है इन्हें खा लिया तो सोना चांदी च्यवनप्राश खा लिया तो हम बन जाएंगे एकदम शक्तिमान। बताइए, आंसर दीजिए। भोजन में सर्वाधिक कैलोरी किस से मिलती है? देखिए, मैं इसका आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। परीक्षा में बहुत अलर्टनेस की जरूरत है। ये जो लाइन है, अगर आप इतनी ही लाइन पढ़ के चले जाएंगे तो ये आपको क्वेश्चन गलत करवा देगा। आप क्या कह रहे हैं? मतलब लाइन ही क्वेश्चन गलत कराएगी। हाँ, फैट जो हम वसा लेते हैं उसमें 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम में। 1 ग्राम में कितनी होती है? 9 कैलोरी वसा में। जो आप घी वगैरह से तो बड़े इंप्रेसिव रहते हैं, 9 कैलोरी होती है। जबकि जो हम चावल या रोटी खाते हैं उसकी 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। तो हमने क्या पूछा था? भोजन में कैलोरी वसा में तो सबसे ज़्यादा होने के लिए वसा से नहीं मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैलोरी हम जो खाते हैं, हम क्या खाते हैं? हम घी ज़्यादा खाते हैं कि चावल ज़्यादा खाते हैं कि रोटी ज़्यादा खाते हैं? चावल रोटी हम ज़्यादा खाते हैं, घी बहुत कम मात्रा में लेते हैं। तो हमारा शरीर फैट में तो कम ऊर्जा लेता है और उसमें ज़्यादा लेता है कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन इसमें ये कहा गया कि 1 ग्राम में, यहाँ वसा में कैलोरी इन्हें स्पष्ट लिखा है 9 कैलोरी, जो है 9 कैलोरी ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। सी ए 9 कैलोरी। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। सर्वाधिक कैलोरी हम लेते कार्बोहाइड्रेट से हैं, लेकिन सर्वाधिक कैलोरी होती वसा में है। इसी हिसाब के अलर्टनेस की बहुत ज़रूरत है। अब बच्चों को समझ में नहीं आएगा, जो शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा इस बात पे ध्यान दें कि हम घी रोटी इतनी बड़ी होती है उसमें थोड़ा घी डालते हैं, तो कितना उस घी में भले ही वो 9 कैलोरी होता है लेकिन ऊर्जा कम ही मिलती है। आप समझ गए होंगे। प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब फैट में इतनी कैलोरी होती है तो हम फिर कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी क्यों लेते हैं? उसका कारण है, फैट क्या होता है, हमारे शरीर में जम जाता है और ये हार्ट अटैक का भी कारण बनता है हमारे खून में जाके, ठीक है।
किसी हार्ट वाले डॉक्टर से मिल लेना, बता देगा कि तो आप जो घी घी करते रहते हैं वो घी बहुत नुकसानदायक है। हम आगे भी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अब पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुलक मतलब पॉली, ठीक है। ये पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाता है? यही कुछ 35% के आसपास, कोई लोग 30 से 40 मान के चलिए, 35 से 40। तो कई लोग क्या करते हैं, कई हमारे गांव देहात के गरीब बच्चे होते हैं, वो रनिंग करते हैं, दौड़ वगैरह फौज की भर्ती देखते, खाल हमारे चंबल ग्वालियर क्षेत्र में ज़्यादा देखते हैं। तो वो सुबह सुबह सोयाबीन को फुला के वगैरह खाते हैं। तो वो लोग जब भी फुला के सोयाबीन खाएं तो हमेशा देखें, ध्यान दें कि इसमें 1/3 हिस्सा प्रोटीन का है। पर कुछ हम जैसे चतुर लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, कहेंगे नहीं भाई, सोयाबीन में 36 से 40%, 35 से 40% प्रोटीन होती है। तो वो कहेगा होती होगी, हमें तो 33% से ही मतलब है। इससे आप याद रखना, अगर कहीं आप ये डाउट कहीं पूछा जाए कि 1/3 से कम होती है या 1/3 से ज़्यादा होती, तो वहाँ कन्फ्यूज हो सकते। इसलिए 35 और 33 के बीच का अंतर आप याद रखना। 1/3 से प्लस में ही होती है, ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। अब आपका बीज ही खराब हो, खेती खराब हो, अच्छा प्रोटीन नहीं देता हो, तो बात अलग है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना के बारे में। कुछ प्रोटीन सरल होती हैं, कुछ संयुग्मी होती हैं, कुछ व्युत्पन्न होती हैं। इन्हें हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सरल प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? जैसे आपने अंडा तो सभी ने खाया होगा, अंडा। तो अंडा जो होता है ना, उसका अंडा में कहाँ प्रोटीन पाया जाता है, कोई बता सकता है? अंडा का जो सफ़ेद भाग होता है, जैसे ये अंडा है, उसके बीच ये भाग तो होगा पीला, अंदर का भाग क्या होता है? पीला। जो सफ़ेद भाग है यही प्रोटीन है। और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। तो आप कभी अंडे की दुकान पर जाना, कहना आज मैं एल्बुमिन प्रोटीन खाने के मूड में हूँ, ठीक है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन, ओके। और जो संयोगी प्रोटीन क्या होती है? जब एक जैसे दो चीज़ें मिलके बनेंगी, जैसे आपने हीमोग्लोबिन तो सुना होगा, तो एक क्या है, एक तो प्रोटीन हो, दूसरा गैर प्रोटीन हो। तो हमारी हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है, हीम, ये तो आयरन होता है, आयरन, ताकि आप बने आयरन मैन। दूसरा प्रोटीन हीमोग्लोबिन, जो ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। मतलब जैसे हीमोग्लोबिन है, दूसरा लिपोप्रोटीन, ये थे, एक प्रोटीन और लिपिड मिल जाएगा तो लिपोप्रोटीन उससे बोलेंगे। एक कण तो किसका रहेगा? प्रोटीन का, और दूसरा कण रहेगा गैर प्रोटीन का, तो उसे बोलेंगे संयुग्मी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? संयुग्मी प्रोटीन। और तीसरा होता है, जैसे आपका ये कई चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोटाइड वगैरह, ये सब क्या होता है? यही संयुग्मी। व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या होता है? जब प्रोटीन को रासायनिक या भौतिक कारणों से परिवर्तन हो चुका है, तो वैसी प्रोटीन को हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। अब व्युत्पन्न प्रोटीन में आप समझोगे, जैसे पेप्टोन है। पेप्टोन क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन है। प्रोटीओज, डीनेचर्ड, ये सब क्या है? ये व्युत्पन्न प्रोटीन है। आप इनमें मूल अंतर समझ जाइए। ये प्रोटीन सरल होती हैं, इनमें ओनली प्रोटीन होता है, जैसे अंडे में ग्लोबिन प्रोटीन। इसमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ गैर प्रोटीन भी होता है। इसमें प्रोटीन में परिवर्तित प्रोटीन हो चुका होता है। एक पेड़ खड़ा है, हमने बोला ना पेड़ में सेलुलोज होता है, तो वो क्या है? एक व्युत्पन्न तरीके से ही खड़ा है। आप पेड़ को सेलुलोज तो बोलते नहीं है कि नहीं ये सेलुलोज खड़ा है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। इसी से चलो, इसी बहाने आप याद भी रखेंगे पेड़ में सेलुलोज होता है। अब ये देखते हैं इनका कार्य क्या होता है प्रोटीन का। कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संबंध में एवं उपापचय क्रियाओं में। अब हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संबंध क्या होता है, अब हम समझते हैं। आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेते हैं उसमें क्या होता है? O2 होता है, और सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? CO2 होता है। ये कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन ही करता है, तो ठीक है। तो इसमें गैसीय संबंध में इसका काम होता है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा में गैसीय संबंध में कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और शरीर में जो अम्ल क्षार का संतुलन भी इसके कारण होता है। मैंने आपको जब पाचक ग्रंथियों के बारे में समझाया था तो बताया था कि आपके पेट में
प्रोटीन का पाचन होता है। कौन कौन से हार्मोन करते हैं? बड़े लोगों में पेप्सिन करता है और छोटे बच्चों में रेनिन करता है। आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर के किस हिस्से में होता है, तो बता देना आमाशय में, ठीक है। अब पढ़ेंगे तीसरे नंबर में वसा। वसा में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और वसा को हम फैट भी बोलते हैं, फैट, ठीक है। वसा के माध्यम से शरीर में ऊर्जा की कमी की दूर किया जाता है, ठीक है। और वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होती है, इतना आप समझे होंगे। पूर्णता ये जो है, इस शब्द पे आप ध्यान देना कि वसा कभी भी जल में घुलती नहीं है। और वसा का पाचन कौन करता है? लीवर से आने वाला जो बाइल जूस है, वो वसा का क्या होता है, पाचन की जगह पायसीकरण करता है। पायसीकरण मतलब वसा को छोटे छोटे कणों में ऐसे ऐसे, जैसे वसा ये है, वो चारों तरफ से घेर के इतने चाकू मारेगा वसा में कि वसा ऐसी ऐसी हो जाएगी, ठीक है, पच जाएगी, ठीक है। और वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होता है, ठीक। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। और वसा के माध्यम से शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर किया जाता है। अब ये बताइए, हमारे पुरखे लोग घी को इतना महत्व क्यों देते थे? क्योंकि वो हर जगह पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से काम कर रहे हैं, बैलों के माध्यम से खेत जोत रहे हैं अपना, तो वो बेचारे क्या है, उन्हें बहुत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वो लोग वसा लेना, घी खाना बहुत प्रेफर करते थे। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल की स्क्रीन के अलावा कोई दूसरा काम करते नहीं। खाना की इतनी पूर्ति है तो अब हमें वसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वसा हमारे लिए उल्टा नुकसानदायक है, जो हार्ट अटैक का कारण बनती है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। अब वसा के प्रकारों को हम समझेंगे। जंतु वसा, वनस्पति वसा, ये देख लेते हैं वीडियो कितने टाइम का हुआ है, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब अगला वीडियो जब आएगा इसके आगे हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। हमें आगे विटामिन से भी पढ़ना है और चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़नी है, ताकि क्या होता है, ये क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है, ये मास्टर क्लास आप समझिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये रेलवे ग्रुप डी के लिए है, रेलवे ग्रुप डी नहीं, बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और नहीं, एक महीना पीछे बीपीएससी का एग्जाम है, आप देख लेना, मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। मास्टर क्लास का मतलब है चीज़ें एक जगह आपको मिल जाना। और मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो देने वाला हूं कि हम कैसे कैसे चीज़ें कवर करेंगे, जिससे आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। उम्मीद है, हमें लगता है कि रोड मैप का वीडियो आएगा, उसके बाद में अगला वीडियो हम पोषण पार्ट 2 का डाल देंगे। ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्ति में सफलता मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल जब ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, तभी चीज़ें आगे करने में मन लगता है। और मैं धीमे धीमे सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ करवा दूँगा। आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आता हो तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो बताइए कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए पढ़ने में। आपके सुधारों का स्वागत करता हूँ मैं।